वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में दो वर्ड से मिलकर वर्ड बना है डिसीजन और मेकिंग। मतलब डिसीजन लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आप सभी जानते ही हो। डिसीजन को हिंदी में हम निर्णय बोलते हैं और आए दिन हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजन लेते रहते हैं। इसी टाइप से बिजनेस में भी हर रोज़ कई डिसीजन होते हैं, जैसे सेल्स का डिसीजन, परचेज का डिसीजन, क्रेडिट का डिसीजन, लोन्स के डिसीजन। तो बिजनेस में भी आए दिन अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं। तो डिसीजन लेने की प्रोसेस को ही हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस। दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव के बीच किसी एक अल्टरनेटिव को चुनना ही क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग। बाय रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिबल सॉल्यूशन एंड फाइनलाइजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग डिसीजन लेने की एक प्रोसेस है। देखो, डिसीजन हम तभी ले सकते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव हो। मतलब जब आपको चॉइस मिले तो उसमें से आप किसी एक को चुन सकते हो। तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम है आप उसको रिकॉग्नाइज करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके, अल्टरनेटिव को डेवलप करके बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हो। इट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग डिफरेंट ऑप्शन। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम अलग अलग ऑप्शन को कंसिडर करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं, उनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक देखते हैं। उसके बाद हम बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए मान लो आपको MBA करना है और आपको एडमिशन लेना है, तो आप अलग अलग ऑप्शन देखोगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी देखोगे, उनकी फीस देखोगे और फिर उससे रिलेवेंट आपको जो आपके लिए बेस्ट लगेगा आप उस कॉलेज में एडमिशन लोगे। तो आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव डेवलप किए, इनको वैल्यूएट किया कि किस यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट कैसे है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर हॉस्टल्स कैसे हैं, और उसके बाद आपको जो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लगा आपने वो डिसीजन लिया। आगे लिखा हुआ है कंसिडरिंग रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन। जो उससे रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप देखोगे, और एनालाइजिंग पोटेंशियल आउटकम। उससे जो आउटकम आ सकते हैं आप उनको भी एनालाइज करोगे। एंड मेकिंग ए वेल इन्फॉर्म चॉइस, और एक आप अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करोगे। यहाँ पर दो ऑथर्स के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेज ओडोनेल, डिसीजन मेकिंग इज द एक्चुअल सेलेक्टिंग फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव। बार बार वही बात लिखी हुई है कि अलग अलग अल्टरनेटिव के बीच में से कोई एक ऑप्शन चुनना क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग। जॉर्ज आर टेरी ने भी डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन दी है। डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव। जो किसी काम को करने के दो या दो से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, आप उसमें से जो भी चुनोगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग दिया हुआ है। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीजन मेकिंग। वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रेशनल थिंकिंग। तो डिसीजन मेकिंग एक रेशनल थिंकिंग है, एक रेशनल प्रोसेस है। किसी अलग अलग अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना, उनमें से कोई बेस्ट को चुनना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग सिंपल सा है, डिसीजन लेने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट सेलेक्टिव, इसमें से आप दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव में से किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो तो ये सिलेक्टिव है। नेक्स्ट है कमिटमेंट। जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसके लिए हम कमिटमेंट करते हैं कि इस पर हम काम करेंगे। नेक्स्ट फीचर्स है आपका गोल ओरिएंटेड। हमारे जो भी डिसीजन होते हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, मेन गोल रहता है, उसको पूरा करने के लिए हम अलग अलग डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आपका फीचर्स है कंटिन्यूस प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये बिजनेस में हर रोज चलती रहती है। आए दिन आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन, आपको अपनी सेल्स से रिलेटेड डिसीजन, ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन। तो आए रोज आपको अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है डायनेमिक प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रेशनल प्रोसेस, ये पहले भी आ गया था, रेशनल थिंकिंग। तो डिसीजन मेकिंग सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है परवेजिव इन नेचर। डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट के ऑल लेवल पर लिए जाते हैं,
टॉप लेवल हो चाहे लो लेवल हो, ठीक है, या फिर आपका मिडल लेवल हो, इसलिए लिखा हुआ है कि परवेजिव इन नेचर, ये कि सर्वव्यापक है, मैनेजमेंट के हर लेवल पर अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है निगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो हो सकता है उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए, हो सकता है उसके निगेटिव रिजल्ट आए, तो दोनों ही एक्सपेक्ट इसमें रहते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सोल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो भी हम डिसीजन लेते हैं, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, और उसका समाधान करने के लिए ही हम कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन्वॉल्व फोरकास्टिंग। तो डिसीजन में हम नॉर्मली देखो भविष्य के लिए डिसीजन जो भी लोगे तो उसमें फोरकास्ट ही करोगे कि ऐसा होगा, हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप फोरकास्टिंग के बेस पर बेस्ट डिसीजन लोगे। इन्वॉल्व फोरकास्टिंग। नेक्स्ट आपका प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया, ठीक है, हिंदी में से बोलेंगे निर्णय की प्रक्रिया। तो डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम जो स्टेप फॉलो करते हैं वो इस प्रोसेस में लिखे हुए हैं 1 by 1। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम डिसीजन जो भी लेंगे, हमारे सामने एक समस्या होगी जिसके लिए हम निर्णय लेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मान लो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो अब आपके पास एक क्वेश्चन मार्क है कि आप मास्टर्स करोगे तो कौन सी डिग्री आप करोगे, कहाँ से करोगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। फिर डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, फिर आप उसके लिए अलग अलग ऑप्शन देखोगे कि मेरे पास इस काम को करने के कितने ऑप्शन है। उस एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास, अब आपको डिसाइड कर लिया कि आपको MBA करनी है, तो अब आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, आप कैट की 1 साल गैप लेके तैयारी कर सकते हो, तो आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव है। तो आपने जितने अल्टरनेटिव है उनको देखा, उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जो आपके सामने कई अल्टरनेटिव थे तो आपने उनको इवेल्युएट किया अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद आपको जो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लगा आपने उसको चुन लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका है वो है इम्प्लीमेंट द डिसीजन। अब आपने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी अल्टरनेटिव को चुना है, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। और नेक्स्ट स्टेप आपका है फॉलो अप। अब आपने जो भी डिसीजन लिया है आप उस पर काम करोगे, उसे इम्प्लीमेंट करोगे और टाइम टू टाइम उसको फॉलो करते रहोगे कि जो आपने डिसीजन लिया था उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है तो आप उसमें बदलाव भी करोगे। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग का चार्ट है। आगे इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले जो हमारा स्टेप था वो था डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द रियल प्रॉब्लम। तो डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द रियल प्रॉब्लम आप समझ ही चुके हो इसके बारे में कि आप अपनी प्रॉब्लम देखोगे सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम है जिसको लेकर हमें डिसीजन लेना है। द मैनेजर शुड फर्स्ट फाइंड आउट इज द रियल प्रॉब्लम। सबसे पहले मैनेजर प्रॉब्लम के बारे में देखेगा। द प्रॉब्लम मे बी ड्यू टू बैड रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड हो या आपकी सेल्स घट रही हो या आपकी बिजनेस में जो ऑपरेशन है उनकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो। बिजनेस में अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, आपके कंपटीटर उसी प्रोडक्ट को कम कॉस्ट में बना रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। या आपकी सेल्स पहले से घट गई है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आपको एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना है तो आप किसको उसमें लोगे या फिर आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, वो सब भी क्या है, एक प्रॉब्लम है। या आपको जो एडवर्टाइजमेंट करना है उसके लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। आप टीवी ऐड कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो, तो ये आपके अलग अलग बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिसाइड करोगे, उसके बाद ही आप उसके अल्टरनेटिव देखोगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, वो है डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। आप अपने उसके बाद जैसे आपने प्रॉब्लम डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप अल्टरनेटिव को देखोगे। आफ्टर डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द रियल प्रॉब्लम द मैनेजर शुड डेवलप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम डिसाइड कर लोगे तो उसके बाद आप उसके लिए अल्टरनेटिव डेवलप करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो आपकी प्रॉब्लम थी वो थी डिक्रीज इन सेल्स, कि पिछले कुछ टाइम से आपकी बिजनेस की सेल्स घट रही है, तो ये प्रॉब्लम है। अब इसके लिए आपने अल्टरनेटिव डेवलप किए। आपके पास एक ऑप्शन है
कि आप अपना सेल्स फोर्स बढ़ा दीजिए, आप अपने जो आपके सेल्समैन हैं उनकी संख्या को बढ़ा दीजिए और अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दीजिए। तीसरा अल्टरनेटिव आपके पास हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम कर दीजिए। चौथा अल्टरनेटिव हो सकता है कि आप अपने एडवर्टाइजिंग का बजट बढ़ा दीजिए, अगर ज़्यादा एडवर्टाइज करोगे तो सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। तो आपके पास ये अलग अलग अल्टरनेटिव इस प्रॉब्लम के हो सकते हैं। तो जो आपका सेकंड स्टेप था वो था डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका स्टेप है इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो हमने जो भी अलग अलग अल्टरनेटिव देखे, फिर हम इनको इवेल्युएट करेंगे। हम देखेंगे अगर हम इस ऑप्शंस के साथ काम करते हैं तो हमें इससे कितने बेनिफिट हो सकते हैं, इसमें हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा। तो हम अलग अलग अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करेंगे। द मैनेजर शुड केयरफुली इवेल्युएट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द ईच अल्टरनेटिव। हर एक ऑप्शन के आप मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखोगे। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तो जैसे आपके पास कई अल्टरनेटिव थे, एडवर्टाइज करा सकते हो, कॉस्ट कम कर सकते हो, प्रोडक्ट की सेल्स फोर्स बढ़ा सकते हो, तो उसके बाद आपको जो अपने लिए बेस्ट लगेगा आप उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तो आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल सॉल्यूशन द मैनेजर शुड सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। सबको इवेल्युएट करने के बाद मैनेजर बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करेगा विच इज एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉइज। आप ऐसा सॉल्यूशन देखोगे जो आपके एम्प्लॉइज, आपके कलीग्स के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाए। नेक्स्ट आपका स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। अब आपने जो भी डिसीजन लिया है आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन लिया है कि सेल्स बढ़ाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग का बजट बढ़ा दोगे। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी एड्स करोगे, आप बैनर्स होर्डिंग्स भी लगवाओगे, तो इससे पब्लिक के अंदर आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ेगी और आपकी प्रोडक्ट की सेल्स भी बढ़ेगी। तो ये आपका एक डिसीजन हो गया। अब आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे, उस पर एक्चुअल में काम करोगे। आफ्टर मेकिंग द डिसीजन द मैनेजर शुड इम्प्लीमेंट इट। ही शुड पुट द डिसीजन इनटू एक्शन। तो इस स्टेप में हमने डिसीजन लिया है उसे हम एक्शन में लेके आएंगे। ही शुड कम्युनिकेट द डिसीजन टू द एम्प्लॉइज। वो अपने डिसीजन, जो भी मैनेजर ने डिसीजन लिया है वो इसे किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, अपने एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि उस डिसीजन पर काम तो एम्प्लॉइज को ही करना है। दिस कैन बी डन बाय इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आप जो आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं आप उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व कर सकते हो ताकि आप उनके आइडियाज़ को भी देख सको। नेक्स्ट जो आपका लास्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का वो है फॉलो अप। तो आपने जो भी डिसीजन लिया है उसे आप फॉलो करते रहोगे। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन द मैनेजर मस्ट डू फॉलो अप। ही मस्ट गेट द फीडबैक अबाउट द डिसीजन। जो भी डिसीजन हमने लिया है हम उसके बारे में फीडबैक लेते रहेंगे कि उसके ऊपर काम कैसे चल रहा है। ही शुड फाइंड आउट वेदर द डिसीजन वॉज इफेक्टिव और नॉट। हमें देखते रहना पड़ेगा कि जो हमने डिसीजन लिया था वो इफेक्टिव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मान लो आपने एडवर्टाइजिंग का बजट बढ़ा दिया, आपने ज़्यादा एडवर्टाइज अपने प्रोडक्ट के करने स्टार्ट कर दिए, तो आप देखोगे कि इससे सेल्स पे कुछ फर्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा। अगर लग रहा है कि ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा तो आप कोई दूसरा डिसीजन लेके भी कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज डन बाय कंपेयरिंग द डिसीजन विद द एक्शन एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन। आप डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करोगे। तो ये आपकी प्रोसेस थी डिसीजन मेकिंग की डिसीजन के साथ। तो डिसीजन मेकिंग का मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन लेने की एक प्रोसेस है। किसी भी डिसीजन के लेने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर हम अलग अलग ऑप्शन को, अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हैं और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। आज हम टाइप ऑफ डिसीजन को देखेंगे। डिसीजन कैन बी कैटेगराइज इन वेरियस टाइप बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। डिसीजन को कई टाइप्स में बांटा जा सकता है क्राइटेरिया के बेस पर। तो सबसे पहला टाइप है वो है बेस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बेस पर टाइप दिए हुए हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पहले से ही प्री प्लान होते हैं, ये रूटीन डिसीजन होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। डेट फॉलो एस्टेब्लिश रूल्स एंड
प्रोसीजर, जो स्टैब्लिश रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसीज़ हो गई, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हो गए, आपकी स्ट्रेटजी हो गई। जो रूल्स आप एक बार बना लेते हो वो बार बार नहीं बनाते, वो फॉलो होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। जो पॉलिसी आप बना लेते हो उसको जल्दी चेंज नहीं करते, लंबे टाइम तक आप उसी पॉलिसी उसी स्ट्रेटजी पे काम करते हो। तो ऐसे डिसीजन को हम प्रोग्राम डिसीजन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है नॉन प्रोग्राम डिसीजन, जो पहले से प्लान नहीं होते, प्रोग्राम नहीं होते, जो आपको किसी सिचुएशन के बेस पर लेने पड़ते हैं। इनके बारे में लिखा हुआ है कि यूनिक होते हैं, ये कभी कभी लेने पड़ते हैं, नॉन रिपीटेटिव होते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते। डिसीजंस डेट रिक्वायर ए मोर क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच, जैसे कभी कभी लेने पड़ते हैं तो फ्लेक्सिबल होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो आपका डिसीजन मेकिंग का टाइप है वो है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के बेस पर आप डिसीजन लेते हो। जैसे आपको पता ही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में आपके एग्जीक्यूटिव्स, एमडी, CEO वगैरह आ जाते हैं, और मिडिल लेवल में आपके डिपार्टमेंटल हेड आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बेस पर इंडिविजुअल डिसीजन जो सिंगल पर्सन के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है ग्रुप डिसीजन, इसके नाम से समझ में आ रहा है जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों द्वारा लिए जाते हैं, और जिनमें आपको वोटिंग वगैरह भी करवानी पड़ती है। जिस डिसीजन के फेवर में ज़्यादा वोट होती है आप उसी डिसीजन के साथ काम करते हो। नेक्स्ट जो आपके टाइप है वो है बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड स्कोप, स्कोप के बेस पर डिसीजन के टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइप है आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन, इसके नाम से समझ आता है स्ट्रेटेजी डिसीजन मतलब जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसके ऊपर हमारा बिजनेस काम करेगा। तो स्ट्रेटेजी नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म बनाते हैं और उसी स्ट्रेटेजी को हमारी पूरी फर्म फॉलो करती है अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे अलग अलग कंपनी की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, कोई कंपनी सोशल वेलफेयर के ऊपर काम कर सकती है, कोई कंपनी क्वालिटी के ऊपर काम कर सकती है, और कोई कंपनी प्राइस के बेस पर मार्केटिंग कर सकती है। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग स्ट्रेटजी पर काम करती है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस डेट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो स्ट्रेटेजी डिसीजन कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं। सच एज एंटरिंग ए न्यू मार्केट, किसी न्यू मार्केट में आपको एंटर करना है या नहीं करना है, या आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ ही काम करना है, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको काफ़ी इन्वेस्ट करना हो, तो आपका स्ट्रेटेजी डिसीजन के अंदर कंसीडर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एक मार्केट में ऑपरेट कर रही है, मान लो वो आपकी चाइल्ड मार्केट में ऑपरेट कर रही है, बच्चों के लिए वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो देखना चाहते हैं कि वो जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट बनाए या इसी के साथ और स्पेशलाइजेशन के साथ इसी मार्केट में काम करते रहें। तो इस टाइप के डिसीजन आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिसीजन का टाइप है वो है टैक्टिकल डिसीजंस, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लॉन्ग टर्म होते हैं, टैक्टिकल डिसीजन को हम कार्यनीति हिंदी में बोलते हैं, कार्यनीति निर्णय, ठीक है। तो ये आपके मीडियम टर्म होते हैं। डिसीजन डेट गाइड हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये हम टैक्टिकल डिसीजन के थ्रू डिसाइड करते हैं। सच एज रिसोर्स लोकेशन, आप अपने रिसोर्स को कैसे बांटोगे, आपका मीडियम टर्म डिसीजन है। और प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये सब टैक्टिकल डिसीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है जो सबसे लो लेवल पे आपके डिसीजन लिए जाते हैं, ऑपरेशनल डिसीजन। तो जैसे लिखा ही हुआ है कि शॉर्ट टर्म होते हैं, डे टू डे डिसीजंस होते हैं, ठीक है। जैसे सेल्स वगैरह के ऑर्डर वगैरह से रिलेटेड डिसीजन हो गए। दैट डील विद द रूटीन फंक्शनिंग, जो डेली के कामों के साथ डील करते हैं। सच एज स्टाफिंग, किसी को हायर करना है या आपको प्रमोशन देना है, निकाल देना है। सच एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस टाइप के डिसीजन को हम टैक्टिकल डिसीजन के अंदर कंसीडर करते हैं। जो नेक्स्ट आपका डिसीजन का टाइप है वो है बेस्ड ऑन सर्टेनिटी एंड रिस्क, बेस्ड ऑन सर्टेनिटी एंड रिस्क। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें कितना रिस्क है या कितनी निश्चितता है। सर्टेन तो क्या बोलते हैं? निश्चित। अगर कहे कि कोई चीज़ सर्टेन है तो सर्टेन का मतलब है वो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर वो फिक्स है तो उसमें रिस्क भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कई डिसीजन को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिसीजन है सर्टेनिटी डिसीजंस, डिसीजन डेट मेड अंडर कंडीशन, डिसीजन
डेट मेड अंडर कंडीशन वेयर आउटकम आर नोन विद सर्टेनिटी। जहाँ आपको पता है कि अगर आप ये डिसीजन लोगे तो ये आउटकम होंगे, ये रिजल्ट होंगे, तो ऐसे डिसीजंस को हम सर्टेनिटी डिसीजन कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है रिस्क डिसीजन। नाम से समझ आता है जिनमें कुछ ना कुछ रिस्क है, ठीक है। आप एस्टिमेट करते हो कि ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो रिस्क है। तो जो नेक्स्ट आपका टाइप है वो है रिस्क डिसीजन। और जो आपका थर्ड टाइप है वो है अनसर्टेनिटी डिसीजन, जिनमें आपको कुछ पता ही नहीं है। डिसीजन मेड व्हेन आउटकम आर कंप्लीटली अननोन एंड कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। जहां आप जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते, तो ऐसे डिसीजन को हम अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन डिसीजन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट आपके जो डिसीजन के टाइप है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। टाइम के अकॉर्डिंग रूटीन डिसीजन जो रेगुलर लिए जाते हैं डेली ऑपरेशंस के लिए। और नेक्स्ट आपका एड हॉक डिसीजन जो कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लेने पड़ते हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपके जो टाइप दिए हुए हैं बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग स्टाइल। डिसीजन मेकिंग स्टाइल के बेस पर टाइप दिए हुए हैं कि एक मैनेजर कैसे डिसीजन लेता है, उसके स्टाइल के बेस पर आपको डिसीजन के 4 टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट है डायरेक्टिव डिजाइन, डायरेक्टिव डिसीजन। तो डायरेक्टिव डिसीजन वो है जो आप डायरेक्ट ले लेते हो, क्विकली लिखा हुआ है कि जल्दी में ले लेते हो, कम इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप जल्दी में डिसीजन लोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाओगे, और कई बार एक सिंगल इंडिविजुअल द्वारा ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका डिसीजन है एनालिटिक डिसीजन। इसके नाम से समझ आ रहा है कि इसमें आप इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करोगे, एनालाइज करोगे और उसके बाद डिसीजन लोगे, केयरफुली एनालाइज आप करोगे। नेक्स्ट आपका डिसीजन है कॉन्सेप्चुअल डिसीजन। डिसीजन मेड बेस्ड ऑन अ ब्रॉड कंसिडरेशन ऑफ ऑप्शंस एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। कॉन्सेप्चुअल डिसीजन को बेसिक डिसीजन भी बोल देते हैं। तो ये ऐसे डिसीजन होते हैं जो आधारभूत निर्णय आपकी फर्म के होते हैं, और इनको आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन को एनालाइज करके आप इन डिसीजन को लेते हो। नेक्स्ट आपका टाइप है बिहेवियरल डिसीजन। डिसीजन मेड बेस्ड ऑन इम्पैक्ट दे विल हैव ऑन द पीपल इन्वॉल्व। तो बिहेवियरल डिसीजन में आप अच्छे से देखते हो कि जो डिसीजन आप ले रहे हो तो इसका आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, आपके कस्टमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिहेवियरल डिसीजन। नेक्स्ट आपको ये डिसीजन के कंपैरिजन के लिए टेबल दी हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ। डिसीजन टाइप, कुछ टाइप वो पहले वाले लिखे हुए हैं, बस कंपेयर करने के लिए टेबल दिए ताकि आप इजीली एक जगह सभी टाइप्स को पढ़ सकें। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लॉन्ग टर्म हो गए, ठीक है। ऑपरेशनल डिसीजन डे टू डे हो गए, रूटीन हो गए। टैक्टिकल डिसीजन शॉर्ट टर्म हो गए, ठीक है। प्रोग्राम डिसीजन रूटीन चॉइस एस्टैब्लिश रूल्स, जो मतलब नॉर्मली आप लेते रहते हो, उनको हम प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं। उसके बाद नॉन प्रोग्राम जो कभी कभी लेने पड़ते हैं, यूनिक और नॉन रूटीन। इंडिविजुअल डिसीजन जो एक व्यक्ति ले लेता है विदाउट कंसल्टेशन, जिसमें आप किसी की सलाह नहीं लेते हो। उसके बाद आपके ग्रुप डिसीजन लिखे हुए हैं जो एक ग्रुप के द्वारा लिए जाते हैं। उसके बाद प्रोएक्टिव डिसीजन, देखो 2 वर्ड होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव होता है कि कोई प्रॉब्लम आने से पहले आप उसके बारे में फोरकास्ट कर लो, सोच लो, प्लानिंग कर लो, और प्रॉब्लम को आने से पहले ही आप उसका सॉल्यूशन निकाल लो, उसको खत्म कर दो। और दूसरा रिएक्टिव कि जब कोई सिचुएशन अकर हो गई, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसके बाद आप उस पर रिएक्ट करो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो प्रोएक्टिव डिसीजन एंटिसिपेटरी चॉइसेस फॉर फ्यूचर सेनारियोज, कि फ्यूचर के लिए आप पहले ही देख लेते हो कि क्या होने वाला है। रिएक्टिव रिस्पॉन्स टू इमीडिएट सिचुएशन, कि जैसे सिचुएशन हो गई आपने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर दिया, तो उसे हम रिएक्टिव डिसीजन कहते हैं। मतलब किसी चीज़ के होने के बाद रिएक्टिव, और होने से पहले अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो वो प्रोएक्टिव। लेकिन प्रोसेस वैसे नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके 2 थिंकर्स हर्बर्ट साइमन एंड हेनरी मिंटेसबर्ग ने आपकी जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस दी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कई बार ऐसा स्पेशली नाम के साथ प्रोसेस को पूछ लिया जाता है।
तो हर्बर्ट साइमन ने जो प्रोसेस दी थी उन्होंने इसमें 3 फेज की बात की थी। फर्स्ट इंटेलिजेंस फेज, इंटेलिजेंस फेज का मतलब है बौद्धिक क्रिया, ठीक है, कि आप सबसे पहले डिसीजन प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट जो आपका फेज है वो है डिज़ाइन फेज, आप अपने अल्टरनेटिव को डिज़ाइन करोगे, अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करोगे और लास्ट आप अपने लिए बेस्ट अल्टरनेटिव को चॉइस कर लोगे, ठीक है। हेनरी मिंटिसबर्ग ने भी 3 ही स्टेप दिए थे मैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के। आइडेंटिफाई स्टेज, आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आप अपने अल्टरनेटिव को डेवलप करोगे, डेवलपमेंट स्टेज, और थर्ड चॉइस स्टेज, आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन को चॉइस कर लोगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक के साथ, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये आपकी बहुत ही इजी टेक्निक्स हैं, इनके नाम से ही इनका मीनिंग कुछ हद तक समझ आ जाता है। फर्स्ट जो टेक्निक है वो है जजमेंट टेक्निक। देखो जजमेंट का मतलब ये होता है कि अपने जजमेंट के बेस पर, अपने ओपिनियन के बेस पर किसी चीज को करना। तो लिखा हुआ है जजमेंट बेस्ड डिसीजन इज मोर एन आर्ट देन अ साइंस, कि एक आर्ट है बट इट कैन बी क्वाइट प्रिसाइसली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग साउंड कंक्लूजन फॉर्मिंग ऑप्शंस। ठीक है, हम एक साउंड कंक्लूजन, एक अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं सिचुएशन के बेस पर, ठीक है। तो जजमेंट टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें आप अपने ओपिनियन, जजमेंट, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एक अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करते हो, आप कंपैरिजन करते हो, असेसमेंट करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस। इसके तो नाम से ही समझ आता है कि आपके पास जितने भी ऑप्शंस है आप उनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स देखोगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखोगे, और उसके बाद आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन चुन लोगे। तो लिखा हुआ है कि दिस टेक्निक इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ईच ऑप्शन। सभी ऑप्शंस के आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज की एक लिस्ट बना लेते हो, एंड कंपेयरिंग देम, और फिर उनको कंपेयर करते हो एक दूसरे के साथ, और आपको अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन लगता है आप उसी के साथ कंटिन्यू करते हो। नेक्स्ट जो आपकी टेक्निक है वो है डिसीजन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के हेल्प से आप डिसीजन लेते हो। एक डिसीजन मैट्रिक्स इज अ टूल दैट हेल्प्स इन सिस्टमेटिकली इवेल्युएटिंग मल्टीपल ऑप्शन। आप अलग अलग ऑप्शन को इवेल्युएट करते हो अगेंस्ट ए सेट ऑफ क्राइटेरिया। जो आपका क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड्स है, आप उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हो। इट कैन बी यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजन इन्वॉल्विंग मल्टीपल फैक्टर। देखो डिसीजन मैट्रिक्स आपको कब बनाना पड़ेगा, जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे, एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन आप ले रहे होंगे, तो आप डिसीजन मैट्रिक के हेल्प से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, और जो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो आप उसके साथ काम कर सकते हो। कि जो टेक्निक है वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो आप हर अल्टरनेटिव के, हर ऑप्शन के कॉस्ट और बेनिफिट को देखोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट डिसीजन लोगे। दिस टेक्निक इन्वॉल्व कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ ए डिसीजन विद इट्स बेनिफिट एंड डिटरमाइन वेदर डिसीजन इज वर्थ परसुइंग। क्या क्या डिसीजन लेने से आपको कुछ वर्थ मिल रही है, ये आप कंसिडर करके चलोगे। तो नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है वो है डिसीजन ट्री, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक है तो डिसीजन ट्री को आप अलग से भी पढ़ के जाना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो डिसीजन ट्री क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब आप एक डायग्राम बनाते हो, उसकी हेल्प से आप अलग अलग ऑप्शंस को इवेल्युएट करके चलते हो। डिसीजन ट्री आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीजन। इसमें नोड्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, आप उनकी हेल्प से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो और कुछ बेस्ट ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करते हो। तो पढ़ लेते हैं एक बार। डिसीजन ट्री आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीजन एंड देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, कि एक डिसीजन क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं और उसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। दे कैन हेल्प इन विजुअलाइजिंग द पोटेंशियल आउटकम ऑफ डिफरेंट चॉइसेस, कि क्या क्या आउटकम हो सकते हैं अलग अलग डिसीजन के। डिसीजन ट्री की हेल्प से आप विजुअलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक, तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपके मिलकर डिसीजन लेते हैं। इसमें आपका डेल्फी मेथड, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को एक साथ बिठा दिया जाता है, ठीक है, और उनको किसी प्रॉब्लम के ऊपर अपने आइडिया देने के लिए कहा जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपको अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे और आपके लिए जो बेस्ट होगा आप उसके साथ काम करोगे। जिसके फेवर में ज़्यादा वोट्स होंगे आप उस
आइडिया के साथ कंटिन्यू करोगे। देखो डेल्फी मेथड नॉर्मन डोल्की ने दिया था, डेल्फी इसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है, इसको भी आप अलग से ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें एक एक्सपर्ट का पैनल बना दिया जाता है और जो प्रॉब्लम होती है वो उनके पास भेजी जाती है और वो एक्सपर्ट अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस पर सॉल्यूशन भेजते हैं, फिर उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है। और इसकी एक और मेन पॉइंट है डेल्फी टेक्निक का कि इसमें जो एक्सपर्ट का पैनल होता है वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते, वो अलग अलग लोकेशंस पे हो सकते हैं और उनको वो वहीं से ही अपने सॉल्यूशन को रिकॉर्ड करके भेजते हैं और उसके बाद वो सॉल्यूशन को इवैल्यूएट किया जाता है। अगर कुछ कमी होती है तो उनको दोबारा भी क्वेश्चनेयर की फॉर्म में भेजा जा सकता है। तो डेल्फी टेक्निक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है वो है सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस मतलब आप सिचुएशन के बेस पर, दिस टेक्निक इन्वॉल्व कंसिडरिंग डिफरेंट सिनेरियो, अलग अलग सिनेरियो सिचुएशन के बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो, पॉसिबल फ्यूचर आउटकम एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट, उनके इम्पैक्ट के बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट आपकी स्टैटिकल टेक्निक्स हैं। देखो स्टैटिकल टेक्निक मोस्ट हेल्पफुल होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, इनको यूज करके आप बड़े बड़े डेटा को इवैल्यूएट करके इजीली डिसीजन ले सकते हो और इनको आप अपने क्लास में बीकॉम में अगर आप देखते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप नॉर्मली स्टैट या सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ते ही हो तो उसमें अलग अलग टेक्निक्स आपको पढ़ाई जाती है। जैसे आपका कोरिलेशन हो गया, सहसंबंध, ठीक है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, वेरिएंस एनालिसिस हो गया, टाइम सीरीज हो गई, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, सैम्पलिंग आपको पता ही है कि एक बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटे डेटा को ले लेना क्या कहलाता है, सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल एक अनाज के ढेर में से एक मुट्ठी अनाज उठा लेना क्या है, सैंपल। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है वो है ह्यूरिस्टिक, ठीक है, नेक्स्ट आपकी टेक्निक है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या है, एक मेंटल शॉर्टकट है और रूल ऑफ थंब है जो नॉर्मली पीपल अप्लाई करते हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए या किसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो आप वहीं पर वेट करो, ठीक है, दूसरा आपको शॉर्टकट लेके भी जा सकते हो। अगर वहाँ से आपको कुछ और शॉर्टकट पता है, आपको पता है आगे रास्ता बंद है, तो आप शॉर्टकट के साथ भी जा सकते हो। तो ह्यूरिस्टिक क्या है, बेसिक फंडामेंटल रूल है जिनके बेस पर आप डिसीजन लेते हो। इसी के साथ आपका अभी आपकी दो टेक्निक्स और रहती हैं, एक आपका है स्वोट और एक है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो स्वोट एनालिसिस आपने नॉर्मली टॉपिक अलग भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो स्वोट की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें इसका मीनिंग छिपा है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, कि आप किसी भी बिजनेस में दो टाइप्स एनालिसिस करते हो, इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। अगर हम बात करें इंटरनल एनालिसिस यानी आंतरिक एनालिसिस की, तो उसमें आप अपने स्ट्रेंथ को देखते हो और अपनी वीकनेस को देखते हो। अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनालिसिस की, तो उसमें आप इन्वायरमेंट में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में और आपके सामने क्या क्या बाधाएं हैं यानी थ्रेट्स हैं, आप उनको देखकर चलते हो और आप इसका एक पूरा चार्ट बना लेते हो और आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स के बेस पर डिसीजन ले सकते हो। तो लिखा ही हुआ है, इज ए मेथड आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, सेव करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशन एंड हेल्प डेवलप स्ट्रेटेजिक गोल्स। तो इसके हेल्प से आप अपनी करंट सिचुएशन और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो। नेक्स्ट आपका जो टेक्निक्स है डिसीजन मेकिंग की वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे इसके नाम से समझ आता है ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल को बिठा दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपके सामने ये प्रॉब्लम है, आप इस पर अपने आइडियाज़ दीजिए। तो यहाँ पर आइडियाज़ की क्वालिटी उतनी मैटर नहीं करती है जितनी क्वांटिटी मैटर
करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉर्मली यही होता है कि आपसे कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आप दीजिए, तो आप साइलेंटली बैठ के अपने आइडियाज़ लिख देते हो और उसके बाद उन सभी को इवेल्युएट किया जाता है और उसमें से अगर आपने मान लो किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको 100 आइडियाज़ मिलते हैं तो उसमें से जो आपके लिए बेस्ट होगा वोटिंग के हिसाब से आप उसको चुन सकते हो। तो लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व आस्किंग पार्टिसिपेंट टू कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज़, अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ पार्टिसिपेंट को ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है। इट एनकरेजेस द जनरेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव एज ईच पर्सन इन्वॉल्व इज इन्वाइटेड टू कंट्रीब्यूट देयर ओन साइड। सभी से उनके नज़रिए के अकॉर्डिंग, उनके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग आइडियाज़ को पूछा जाता है। तो ये आपकी टेक्निक्स होती हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया एम्प्लॉइज से लेना चाहते हो और उसके बाद उनको इवेल्युएट करके बेस्ट सॉल्यूशन के साथ काम करना चाहते हो। लिखा हुआ है ईच ऑफ दिस टेक्निक हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हमने डिसीजन मेकिंग की जितनी भी टेक्निक पढ़ी उनके अपने प्लस पॉइंट हैं, माइनस पॉइंट भी हैं, तो आपके लिए जो भी बेस्ट होगी वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसी के साथ डिसीजन ले सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।